बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10 कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। एमसीक्यूज़ सबसे पहले देख लें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। एमसीक्यूज़ में आपकी बुक में कुछ जगहों पर मिस्टेक भी है, वो भी जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले तो बुक का पेज नंबर खोल लें आप, पेज नंबर 185। यहाँ से एमसीक्यूज़ शुरू हो रहे हैं और आपको पता है सारे एमसीक्यूज़ मैं लिख तो सकता नहीं हूँ, इतना वक्त नहीं है, इसलिए पढ़ूंगा। बुक या पीडीएफ खुला हुआ हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ पढ़ के समझाऊंगा कि इसमें आपसे बोल क्या रहा है। पहला एमसीक्यूज़ जो है उसमें वो बोल रहा है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल द कार्बन एटम विच इज़ अटैच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये बोल रहा है फिनॉल का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो कार्बन अटैच हुआ है हाइड्रोक्साइल ग्रुप से, कार्बन जो अटैच हुआ है हाइड्रोक्साइल ग्रुप से, तो ये कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ये b है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, पहले वाले का B है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, इनमें से कौन सा ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स याद है ना, रिसोर्सिनॉल, क्रीसोल, पायरोगेलोल, कैटिकॉल। तो इसके अंदर C है पायरोगेलोल, ये ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है। पिक्चर्स बनी हुई है पेज नंबर 171 पे, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये C है पायरोगेलोल, पायरोगेलोल। ठीक है भाई, तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसी में एक रॉन्ग एमसीक्यूज़ भी आएगा आपकी बुक का, वो भी बताऊंगा। तीसरे में बोल रहा है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म। इथेनॉल जो है वो रिएक्ट करता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, इसके साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जो है वो इथेनॉल जो है वो C2H5OH ये रिएक्ट करता है। तो उससे क्या बनता है? डाई इथाइल ईथर बनता है, इथीन बनता है, इथाइल क्लोराइड बनता है या इथेनोइक एसिड बनता है। तो ये C है, इथाइल क्लोराइड जो है इससे बनेगा। और ये आपके पेज नंबर 169 पे भी मौजूद है, इथाइल क्लोराइड। ठीक हो गया भाई। चौथे की तरफ चलते हैं, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा अल्कोहल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ए में आपसे बोल रहा है इथाइल अल्कोहल, बी में कह रहा है एन पेंटाइल अल्कोहल, सी में कह रहा है आइसोपेंटाइल अल्कोहल और डी में कह रहा है नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो ये बी है एन पेंटाइल अल्कोहल। उसकी वजह यह है कि ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है भाई, तो ये बी है और ये क्या है, एन पेंटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल। इस पर टिक लगा लीजिए आप। ठीक है भाई, नंबर 5 पे जो है इसमें आपसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ मेनली फॉर्म्ड, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट है जो कि बनेगी इफ़ इथेनॉल इज़ डिहाइड्रेटेड, अगर आप इथेनॉल को डिहाइड्रेट करते हैं विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इथेनॉल को अगर आप डिहाइड्रेट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कितने टेम्परेचर पे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपकी बुक के अंदर जो बुक की बैक साइड पर ये आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर की, ये गलत है। इन्होंने डी दिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर, ये मिस्टेक है, ये डी नहीं है बल्कि ये ए है, इथीन। ए जो है ये इथीन है, इथीन। ठीक है भाई, 6 की तरफ चलते हैं। 6 में बोल रहा है, ल्यूकस रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ल्यूकस रिएजेंट जो है वो मिक्सचर है किसका। ए में बोल रहा है जिंक और मर्क्यूरी का, बी में बोल रहा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सी में बोल रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और डी में बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये सी है जिंक क्लोराइड
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है असल में ल्यूकस रिएजेंट। तो ये सी है जिंक क्लोराइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है ये। 7वें पे चलते हैं। नंबर 7 जो है इसमें बोल रहा है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल जो है इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होता है। इस पर वीडियो बना के मैं बता चुका हूँ तफसील से बात ये ऑक्सीडेटिव क्लेवेज 1,2-डाइओल के अंदर जो है वो कैसे होता है, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2-डाइओल अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ। 1,2-डाइओल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होता है वो किस चीज़ की मौजूदगी में होता है। ए में बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, बी में बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में, सी में बोल रहा है नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, और डी में बोल रहा है पर आयोडिक एसिड की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास जो है वो डी है, डी होगा यहाँ पर आयोडिक एसिड HiO4, ठीक है भाई। इसमें 8 है, इसको देख लेते हैं। 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फिनॉल है, रिसोर्सिनॉल है, इथाइल क्लोराइड है या इथाइल अल्कोहल है। इथाइल क्लोराइड जो कि अल्काइल हैलाइड है ये है सी, इस पर टिक लगा दीजिए। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 9 पे जो है वो बोल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टू प्रोड्यूस, और उससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनता है थ्रू एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इसके दरमियान एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनती है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है लेकिन उससे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है नॉन एज, जिसको क्या कहा जाता है, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर या अल्काइल हैलाइड। तो ये बी है, कीटोन जो है वो बनता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तफसील से, ठीक है भाई। नंबर 10 जो है, अब इसकी तरफ चलते हैं। 10 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एस्थेटिक एजेंट। कौन सा है इनमें से जो कि एन एस्थेटिक एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि बेहोशी तारी करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए। वो कौन सा है, फिनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, डाई इथाइल ईथर है या एसीटोन है। तो ये सी है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है भाई। ये भी हो गए, मिस्टेक्स भी हाईलाइट हो गई। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, कुछ चीज़ें हैं, इक्वेशंस जो हैं वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपसे बोल रहा है, यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। डिफाइन फिनॉल, पहले तो उसने आपसे डेफिनेशन पूछी है भाई फिनॉल क्या है, खैर इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ वीडियोस के अंदर। आगे बोल रहा है राइट द इक्वेशंस, इक्वेशंस लिखिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जब आप फिनॉल को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम नंबर 1 क्लोरोबेंजीन, नंबर 2 सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो जब आप फिनॉल को तैयार करते हैं किससे, क्लोरोबेंजीन से और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, तो इसकी इक्वेशंस वो बोल रहा है वो आप लिख दें। तो नंबर 1 पे उसने हमसे क्या बोला, इक्वेशंस लिखिए, इक्वेशंस लिखिए, ठीक है भाई। किसकी इक्वेशंस लिखनी है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें फ़िनॉल जो है वो तैयार कर रहे हैं आप फ्रॉम, किससे तैयार कर रहे हैं, 2 उसने ऑप्शन दिए हैं। पहले उसने बोला है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, और नंबर 2 जो है इसमें बोल रहा है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम
बेंजीन सल्फोनेट। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन से जो बन रहा है ये फिनॉल, इसको जो है पहली बात इस प्रोसेस को आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इस पे वीडियो में तफसील से बना चुका हूँ, यहाँ आपको बता देता हूँ। इसको डोज प्रोसेस कहते हैं। डोज प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है, जिसमें आप जो है वो क्लोरोबेंजीन की मदद से क्या बना रहे हैं, फिनॉल जो है वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए। ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसको आपने रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ टेम्परेचर जो आपको देना है 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, और 150 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है। तो उसके नतीजे में जो है फिनॉल बनेगा, लेकिन एक इंटरमीडिएट भी बनेगा इससे पहले, फिनॉल से पहले, वो है सोडियम फिनॉक्साइड। वीडियो में तफसील से इस पे बात हो चुकी है, यहाँ तो सिर्फ हम सवालों के जवाब लिख रहे हैं। तो पहले बनेगा ये इंटरमीडिएट सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ये। ठीक है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तब जाके फिनॉल बनेगा। ये बन गया फिनॉल, और इसी के साथ सोडियम क्लोराइड भी बनेगा। ठीक है भाई, ये जैसा कि उसने बोला कि फ़िनॉल की तैयारी अगर क्लोरोबेंजीन से आप कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन दीजिए। ये इक्वेशन उसकी आ गई। ठीक है भाई, अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से भी ज़रा हम इसकी तैयारी को देख लेते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसके लिए आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट चाहिए पहले, SO3Na। ये आ गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और यहाँ पर भी आपको जो है वो टेम्परेचर कितना देना है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। और एक रीएजेंट जो है वो भी आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा यहाँ पर, वो है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आपको। इससे दोबारा इंटरमीडिएट बनेगा ONA। ये क्या है, वही इंटरमीडिएट जो बीच में बनेगा, उसके बाद बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, तब जाके जो है वो फिनॉल बनेगा। ये बन गया फिनॉल, और सोडियम क्लोराइड भी इससे के साथ ही बनेगा, ये बन गया फिनॉल। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपसे इक्वेशंस ही लिखने की बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे यही बोल रहा है कि इक्वेशंस जो है वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे यही कह रहा है, इक्वेशंस लिखिए। कौन सी इक्वेशंस लिखनी है आपको यहाँ पर, 4 उसने कैटेगरी बताई है। पहले उसने बताया है किस चीज़ की इक्वेशन लिखें, रिडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, कि अगर ये वाला रिएक्शन हो, रिडक्शन
रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन का प्रोसेस होता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में होता है। तो इसकी इक्वेशन दे दीजिए, ये रही इसकी इक्वेशन। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH, ये आ गया। इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। हाइड्रोजन कौन दे रहा है? लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड हाइड्रोजन दे रहा है। वीडियो में तफसील से बात हो चुकी है इसके ऊपर, इसलिए अब हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसलिए टू द पॉइंट सीधा आपको सॉल्यूशंस इसका दे रहा हूँ। प्लस H2O, ये आपकी पेज नंबर 167 के ऊपर भी ये इक्वेशन जो है वो मौजूद है। दूसरी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। हाइड्रेशन ऑफ ईथीन with hot concentrated sulfuric acid, with hot concentrated sulfuric acid H2SO4, hot concentrated sulfuric acid। तो ईथीन को ले लें आप, ये ईथीन आ गई, ठीक है। इसको रिएक्ट कराएंगे आप वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पर जो आपको रिएजेंट चाहिए वो H2SO4 चाहिए, H2SO4 कंसनट्रेटेड, ठीक है। और टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना है। तो उससे क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल जो है वो बनेगा CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल जो है वो बन जाएगा, ठीक है भाई। ये रिएक्शन आपको मिलेगा पेज नंबर 165 पे, आप देख भी सकते हैं आपकी बुक के अंदर। तीसरा जो रिएक्शन है हमारे पास, तीसरा जो रिएक्शन है उसमें बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल with acidified dichromate, with acidified dichromate, acidified dichromate, ठीक है भाई। पेज नंबर 170 पे ये रिएक्शन मौजूद है। CH3 इथाइल अल्कोहल लेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये ऑक्सीजन देगा कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4, ठीक है भाई। और उससे बनेगा एसिड अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और H प्लस H2O, ये बनेगा एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है भाई। तीसरा रिएक्शन भी हो गया। चौथे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चौथे रिएक्शन के अंदर बोल रहा है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। पेज नंबर 174 पे ये इक्वेशन मौजूद है। डायज़ोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन क्लोरीन, ठीक है भाई, प्लस H2O वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा। ये है डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट ये है, ठीक है। हीट देंगे आप
और उसके नतीजे में फिनॉल बनेगा। प्लस नाइट्रोजन गैस भी बनेगी, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनेगा। ये बन गया फिनॉल। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें अब। क्वेश्चन नंबर 3 में साइंटिफिक रीजंस हैं। साइंटिफिक रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे साइंटिफिक रीजंस जो है वो बोल रहा है। साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक रीजंस दीजिए। किस चीज़ के साइंटिफिक रीजंस दीजिए भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज़ लेस देन अल्कोहल। पहला ये पूछ रहा है आपसे। साइंटिफिक रीजंस मतलब साइंसी वजह बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर is less than alcohol, is less than alcohol। कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम क्यों है? इसका साइंटिफिक रीज़न ये रहा। रीज़न आंसर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द absence of intermolecular hydrogen bonding, due to the absence of intermolecular hydrogen bonding among ether, among ईथर मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ईथर का जो है वो कम है अल्कोहल के मुकाबले में। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि ईथर जो है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक ईथर ये रहा, ठीक है, दूसरा ईथर इसके साथ ये रहा, तीसरा ईथर ये रहा। ये 3 ईथर के मॉलिक्यूल हैं और ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये बॉन्ड है इसको हम कहते हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। ये जो बॉन्ड है जिसने मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ रखा है इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़े। ठीक है, ये 3 तरह की होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है और लंडन फोर्सेस है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है? नहीं है, नॉट, नहीं है। यही वो बता रहा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग ईथर मॉलिक्यूल्स, कि ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यही वजह है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है भाई, अगला साइंटिफिक रीज़न क्या है? नंबर 2, इसमें पूछ रहा है अल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। अल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, कि अल्कोहल्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। आप अल्कोहल को पानी में डालें और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह बता दीजिए। तो इसका आंसर जो है, साइंटिफिक रीज़न क्या है? सॉल्यूबल हैं, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। बिकॉज अल्कोहल जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O मॉलिक्यूल, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with H2O molecules,
बस आसान सा इसका जवाब यही है। बट लेकिन एक बात का ध्यान रहे यहाँ पर कि ये जो अल्कोहल्स हैं इनमें अल्काइल ग्रुप भी तो लगे हुए हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अगर किसी अल्कोहल में लगे हुए हैं, जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल जो है उसमें जो है 5 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी पे उसके फ़र्क पड़ेगा, उतना ही वो मुश्किल से डिज़ोल्व होगा पानी के अंदर। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है, बट greater number of alkyl groups less solubility, ये भी ध्यान में रहे। ठीक है भाई, तो ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स की मौजूदगी जो है वो सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज होती है। तीसरा साइंटिफिक रीज़न जो है इथेनॉल का बता रहा है, इथेनॉल इज़ लिक्विड। इथेनॉल जो है इज़ लिक्विड, बट इथेनॉल जो है वो तो लिक्विड है, बट इथाइल क्लोराइड इज गैस। इथाइल क्लोराइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। वाई? बोल रहा है इथेनॉल जो है वो लिक्विड है, जबकि इथाइल क्लोराइड जो है वो क्या है, वो गैस है। वाई? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमारे पेरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उसके अंदर कौन कौन आता है? उसमें ऑक्सीजन आता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आपको जहाँ भी नज़र आ रहे हैं ना, तो समझ जाइए एज अ होल ओवरऑल उस चीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस चीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप इथेनॉल के अंदर देखें, इथेनॉल कौन सा है? अल्कोहल, OH ग्रुप, यही बात है ना। OH ग्रुप मतलब ऑक्सीजन। तो इथेनॉल क्योंकि अल्कोहल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और अल्कोहल ग्रुप के अंदर जितने भी अल्कोहल्स हैं सब के अंदर OH लगा हुआ है और O लगा हुआ है ख़ास तौर पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी वजह से जो भी इथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे, एक इथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा इथेनॉल, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये अभी मैंने बताया ना, ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। और क्यों स्ट्रॉन्ग हो रही है ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग? क्योंकि जितने भी अल्कोहल लगे हुए हैं, ये इथेनॉल, 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 सब में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होंगे और उसका नतीजा क्या निकलेगा? एज अ होल वो चीज़ जो है वो लिक्विड आपको नज़र आएगी। ये है वजह इथेनॉल की कि वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और इथाइल क्लोराइड जो है वो गैस है। अब इथाइल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, अब इथाइल क्लोराइड के अंदर, इथाइल क्लोराइड याद है ना किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? अल्काइल हैलाइड से। उसमें ऑक्सीजन थोड़ी ना होता, तो उसकी ऑक्सीजन के ना होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर इथाइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन लगा हुआ है, अगर फ्लोरीन भी लगता तो ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन के मुकाबले। तो बहरहाल इथाइल क्लोराइड जो है इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। उसकी वजह से क्या होता है कि इथाइल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो वीक होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसका नतीजा क्या निकलता है कि ये इथाइल क्लोराइड वो गैस है
एट रूम टेम्परेचर पे। ये मैं लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर लें। इसका जवाब मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये रहा इसका जवाब, आंसर। because ethanol has strong intermolecular hydrogen bonding, strong, इतना बड़ा वर्ड लिखने में टाइम फिर ज़ाया होता है। इंटर आई लिख रहा हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज इथेनॉल हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present among ethanol molecules, hence लिहाजा इसके क्या फ़र्क पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, hence they are liquid, while जबकि इथाइल क्लोराइड, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हैज़ लेस स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग की बात नहीं आएगी, लेस स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मिटा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, आइडेंटिफाई each of the following with 2 lab test. Identify each with लैब टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग के ज़रिए आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए। किस किस को आइडेंटिफाई करना है भाई, फिनॉल को और अल्कोहल को, फिनॉल को और अल्कोहल को। तो ये दो टेस्ट हैं, इनके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। फिनॉल को अगर आपने टेस्ट करना हो आया तो फिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, एक तो ये टेस्ट है, इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, एक तो ये टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जो है इसके अंदर वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दूसरा है। अच्छा, अल्कोहल को अगर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो इसके लिए जो है वो सोडियम मेटल टेस्ट है, एक तो ये, इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, सोडियम मेटल टेस्ट। और दूसरा जो टेस्ट है वो ईस्टर टेस्ट है, ईस्टर टेस्ट। ठीक है भाई, ये टेस्ट आपको पेज नंबर 179 पे भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका ल्यूकस रीएजेंट्स है, ल्यूकस रीएजेंट। ठीक है भाई, ल्यूकस रीएजेंट की मदद से आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्चरी अल्कोहल में तमीज़ कर सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ ये बात, लेकिन यहाँ पर वो यही बता रहा है कि अगर आप ल्यूकस रीएजेंट को यूज़ करते हैं तो इससे आप फ़र्क जो है वो
ये ल्यूकस रिएजेंट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल जिसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्चरी अल्कोहल जिसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल सॉरी, और टर्चरी अल्कोहल जिसको 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे आपको पता लग जाता है। कैसे पता लगेगा? अगर आपके जिस बीकर के अंदर जो है वो आपसे बोला जाए कि भाई चेक करें इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्चरी अल्कोहल है, तो आप ल्यूकस रिएजेंट इसके अंदर डालें। इफ़ नो रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आता, जैसे पहले था ये सॉल्यूशन ल्यूकस रिएजेंट डालने के बाद भी वैसे ही होता है, तो समझ जाइए ये कौन सा अल्कोहल है इसके अंदर, प्राइमरी अल्कोहल। अगर तो इस बीकर के अंदर टर्बिडिटी यानी गदलापन, जैसे मट्टी मट्टी सी आपको नज़र आ रही हो, इसको उर्दू में कहते हैं गदलापन। अगर यहाँ पर आपको मट्टी मट्टी सी जो है वो बनती हुई नज़र आ रही हो, आपने इसके अंदर यही ल्यूकस रिएजेंट डाला है और डालने के बाद आप हिला रहे हैं और आपको फिर मट्टी मट्टी, पहले ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सल्यूशन था पानी की तरह, लेकिन अब इसके अंदर आपको मट्टी 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 सी बनती हुई नज़र आ रही है, टर्बिडिटी नज़र आ रही है, गदलापन नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए कि इसके अंदर क्या मौजूद है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर बीकर के अंदर ल्यूकस रिएजेंट डालने से आपको क्लाउडी यानी कि क्लाउड की तरह गोल गोल सर्किल्स की तरह का प्रिसिपिटेट नज़र आ रहा हो, क्लाउडी प्रिसिपिटेट नज़र आ रहा हो, तो समझ जाइए ये कौन सा अल्कोहल है, ये टर्चरी अल्कोहल। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है ऑक्सोनियम आयन कौन से हैं ये बता दें। ऑक्सोनियम आयन बेसिकली ये ऑक्सोनियम आयन आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट से मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है ना, अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो इससे आपको कौन से आयन्स मिलते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ऐसी बात है। तो इसी तरह ये ऑक्सोनियम सॉल्ट जो है, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो इससे ऑक्सोनियम आयन्स जो है वो आपको मिलेंगे। दूसरा से तो ये ऑक्सोनियम आयन आपसे पूछ रहा है कि भाई ये है क्या, ठीक है। और दूसरा सवाल यही इस आपसे पूछ रहा है कि हाउ कैन ईथर फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सोनियम सॉल्ट जो बनाने वाले होते हैं वो ईथर होते हैं। हाउ, कैसे जो है वो, हाउ ईथर जो है मेक ऑक्सोनियम आयन, ईथर जो है वो कैसे ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सोनियम सॉल्ट जो है वो बनाएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। अपनी वीडियो के अंदर मैं इसकी तफसील जो है वो दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ईथर जो है ना, ईथर ये बेसिकली वीक बेस है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, ये बेस की ये क्वालिटी होती है, ये एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन आयन को। वाई, क्यों हाइड्रोजन आयन को जो है कोई भी बेस, जैसे कि ईथर है वीक बेस है, ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। वाई, बिकॉज इट हैज़ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके अंदर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए कोई भी हाइड्रोजन आयन आएगा तो ईथर एक्सेप्ट कर लेगा उसको, यानी कि ईथर के अंदर ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ईथर बेस है, लेकिन ये वीक बेस है, ठीक है। एक बात तो ये, अब इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब हमारा सवाल ये कि हाउ ईथर मेक ऑक्सोनियम आयन या सॉल्ट, तो वो कैसे जो है वो ऑक्सोनियम, अब सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है आपको पता है, कोई भी सॉल्ट जो है, अब इसको भी समझ लीजिए, सॉल्ट जो है वो जब भी बनता है जब कोई एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है
तो उसके नतीजे में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब ये ऑक्सोनियम सॉल्ट जो है ये भी यकीनन तभी बना होगा जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा। अब बेस तो हमारे पास ये ईथर हो गया, ये बेस हो गया। एसिड यहाँ पर क्या है, जिसके साथ, कौन सा एसिड है जिसके साथ जो है ये रिएक्ट करेगा, तो वो एसिड जो है हमारे पास यहाँ पर H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 ये है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। और जब ये ईथर जो कि वीक बेस है जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब कौन सा सॉल्ट बनेगा वो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। और इसी सॉल्ट को जब ये ईथर जो है वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी ये ईथर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में जो सॉल्ट बनेगा, यही सॉल्ट जो है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट। और इसी सॉल्ट को जब आप पानी में डालेंगे तो इससे ऑक्सोनियम आइंस जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा और एग्जाम्पल, ये हमारे पास ईथर है, ये इसके साथ अल्काइल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो मिल रहे हैं किससे, H2SO4 कंसनट्रेटेड आपको लेना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड। ठीक है, कंसनट्रेटेड आपको H2SO4 लेना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन आइंस देगा, हाइड्रोजन आइंस इसके पास जाएंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीजन मौजूद, ये जो ऑक्सीजन मौजूद है इसका जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूटिलाइज़ करेगा ये हाइड्रोजन आइन। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और इसको हम कहेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। ये आ गया वो हाइड्रोजन जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन ये सब होने के लिए ये पॉजिटिव आइन बन जाएगा और ये नेगेटिव आइन इसके साथ बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये कंसनट्रेटेड एसिड जो है ये हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन सल्फेट आइन प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों आइन। ये वाला आइन जो है ये इसके पास जाएगा और ये जो है ये भी इसी के पास जाएगा, इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ, ये रहा, ये देखिए। और कलेक्टिवली ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कलेक्टिवली इसको हम कहेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट। और इसी को जब आप पानी में डालेंगे तो ये नेगेटिव आइंस अलग होंगे, ये पॉजिटिव आइंस जो है वो अलग होंगे, और इसी पॉजिटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आइंस, और इसी नेगेटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आइंस, क्योंकि ये ऑक्सोनियम सॉल्ट से बनते हैं। ठीक है भाई, पार्ट 11 के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देख के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।